Assalamualaikum. I hope that you will be doing fine. आज हम इस प्रेजेंटेशन में 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें एक 1 डायमेंशनल है और 2 डायमेंशनल हैं। 1 डायमेंशनल कंडक्शन प्रॉब्लम में सिर्फ एक स्पेशल कोऑर्डिनेट की बात की जाती है और वो यूजुअली x कोऑर्डिनेट होता है और हम देखते हैं कि x वेरी करने से कैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। एक और बात आपको बताता चलूं कि स्टेडी स्टेट कंडक्शन यहाँ पर पढ़ी जाएगी जिसमें हम टेम्परेचर को देखेंगे कि वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी टाइम हो उसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, सिर्फ लोकेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यानी हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो हमारे पास किसी भी लोकेशन पर टेम्परेचर निकाला जा सकता है। हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं कंडक्शन की, जिसको फोरियो-बीओ इक्वेशन कहा जाता है, एंड उसको हम अगर ट्रांसफॉर्म कर दें जिसमें स्टेडी स्टेट की बात की जाए तो ये एक और इक्वेशन होती है जिसको पॉइसन इक्वेशन कहा जाता है और ये 1 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर जो नेबुला स्क्वायर है ये डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर डावा टी अपॉन डावा टी कैपिटल टी अपॉन टी स्मॉल टी है, ये 0 होगा। हमने इस सवाल में देखना है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी प्लेन वॉल के साथ अटैच है और वहां पर जब हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो हीट ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर अज्यूम करना है कि प्लेन वॉल का टेम्परेचर जो सरफेस टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखें अगर, तो क्या इसमें एक्टिविटी होगी। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लेन वॉल पर नहीं देखेंगे, सरफेस पर नहीं देखेंगे, हम इसके विद इन देखेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, जो कि एक तरह का हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। बहरहाल हमें यहाँ पर तो वैलिडेट करना है इस इक्वेशन को जो हमें दी हुई है कि हीट ट्रांसफर रेट और टेम्परेचर अगर निकालना चाहें तो उसकी वैल्यूज हम कंसीडर कर सकते हैं और कब मैक्सिमम आएगा इसको हम देख सकते हैं। सो 1 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडक्शन में हम कुछ वेरिएबल्स की बात करेंगे जो कि उस इक्वेशन में दी गई थी जो हीट ट्रांसफर रेट इक्वेशन थी, और इसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं एक तो a है, इसकी वैल्यू अगर 20 कंसीडर कर लें विच इज द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द शील्ड। ये दरअसल जो हमारे पास प्लेन वॉल है इसको शील्ड बनाया गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन फ्लक्स है, मतलब जो इंसिडेंट हो रहा है उस प्लेन वॉल पर, उसकी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मेगावाट पर मीटर स्क्वायर कंसीडर किया गया है। अब वो प्लेन वॉल का जो सरफेस होगा उसका एरिया लिया जाएगा तो उसके लिहाज से पर यूनिट एरिया होगा। तो हम यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन फ्लक्स की जो बात करेंगे दैट इज एक्चुअली द हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम थर्मल कंडक्टिविटी भी यहाँ पर बात करेंगे विच इज 20। ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उसमें यही सारी वैल्यूज मौजूद है। बस यहाँ पर मैंने जो रेडिएशन फ्लक्स लिया है ये 2 लिया है बिकॉज इट इज पर यूनिट एरिया, जबकि लेक्चर स्लाइड में पर यूनिट वॉल्यूम था विच इज 50 मेगावाट पर मीटर क्यूब। और हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि टेम्परेचर दोनों सरफेसेस पर इक्वल है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऐसा तो होता नहीं है लेकिन फिर भी हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके चेक करना है। तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मैंने ये मैटलैब से ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उसमें ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि मैक्सिमम पीक वैल्यू जो टेम्परेचर की आ रही है इट इज अराउंड 0.027 मीटर्स अगर मैं लेंथ 6 सेंटीमीटर रखता हूं, क्योंकि इक्वेशन जो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है वो q डॉट इक्वल्स टू q नॉट डबल डैश उसके साथ a e की पावर माइनस ax लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी चेंज है यहाँ पर। चलिए इसको हम वैलिडेट करते हैं। तो जो हमारे पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है पोजॉन हीट कंडक्शन इक्वेशन में, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है और 1 डायमेंशनल है। तो हमारे पास जो नेबुला स्क्वायर है विच इज डावा स्क्वायर अपॉन डावा एक्स प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा वाई स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर अपॉन डावा जेड स्क्वायर, वो सिर्फ शॉर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर में, और ये अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बजाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि सिर्फ इसमें एक वेरिएबल है विच इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो इसको इंटीग्रेट अगर कर लें, हम सारी वैल्यूज ही पुट कर देते हैं, क्यू नॉट डबल डैश ए की और के की वैल्यू। तो इसको हम इंटीग्रेट करने पर ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी जब हमें हीट ट्रांसफर रेट निकालना होगा। सो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास ये जो e की पावर -20x है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। और इसमें हम जानते हैं कि जो पावर होती है उसको डिनोमिनेटर पर हम डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं। इंटीग्रेशन का ये एक रूल है, चेन रूल कहलाया जाता है। सो हम यहाँ पर दोबारा से इंटीग्रेट कर सकते हैं, tx को दूसरी साइड में भेज देंगे तो हमारे पास dt आ जाएगा। और हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर की एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स हैं और C1 पहले इंटीग्रेशन से आया था, C2 अब दूसरी इंटीग्रेशन से आया है, दोबारा इंटीग्रेशन की है, तो इसको निकालना है। और जो कांस्टेंट्स निकालने होते हैं वो निकाले जाते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। तो हमें यहाँ पता है कि दोनों सरफेसेस पर टेम्परेचर्स क्या हैं, हमें फिक्स टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर वॉल कंडीशन पता है, तो इस कंडीशन को डिरिचले बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। यानी हमें किसी भी लोकेशन पर उसकी वैल्यू पता हो तो हम निकाल सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। तो डिरिचले साहब ने ये बाउंड्री कंडीशन जो बताई है, इसमें हमें फिक्स्ड वैल्यूज बताई होती हैं एट अ सर्टेन लोकेशन। तो x इक्वल टू 0 पहले पुट करेंगे और फिर हम इसमें वैल्यू सब पुट करते हैं। तो e की पावर 0 हमें पता है 1 है, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 हो जाएगा। सो हमारे पास C2 आ सकता है विच इज 5050। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे जिसमें हम x को l के बराबर लेंगे और x यहाँ पर 0.06 आएगा बिकॉज l जो है वो 6 सेंटीमीटर अज्यूम किया था। सो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास C1 निकाला जा सकता है which is found to be -58233.8। जो कि ये सवाल आपको वैलिडेट करने के लिए कहा गया तो हम पहले से वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वरना अगर इसमें वेरिएबल्स पुट ना किए जाते तो उन्हीं पैरामीटर्स के साथ चल रहे होते, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। यहाँ पर आसान है, हम मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना चाहते हैं। सो टेम्परेचर प्रोफाइल ये आ गई है। अब किसी भी लोकेशन पर इन पैरामीटर्स के साथ आप वैल्यूज पुट करते रहें x की और आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल जो पिछला ग्राफ बनाया गया है वैसा ही ग्राफ आपके पास आ जाएगा। सो आपको पता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ जाए एक दफा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं उस वेरिएबल के साथ और उसको इक्वल कर देते हैं 0 के। तो dt अपॉन dx अगर हम 0 के बराबर कर दें, dt अपॉन dx निकाल लें, इंटीग्रेशन जैसे कर रहे थे वहां पर आपके पास जो वैल्यूज आई हुई थी सिर्फ पहली इंटीग्रेशन से वो dt अपॉन dx मौजूद था, उसी में वैल्यूज पुट कर दें और उसको इक्वल कर दें 0 के, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो x निकलेगा दैट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर, जहां पर मैक्सिमा आ रहा है उसकी वैल्यू होगी। और dt अपॉन dx 0 क्यों है? क्योंकि जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा आता है, ये बात याद रखें कि वहां पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, कोई भी ग्रेडियंट होता है, वो 0 होता है, यानी उसकी कोई स्लोप नहीं बन रहा होता। तो हम यहाँ पर लोगैरिथम लेंगे दोनों साइड पर, दैट इज द नेचुरल लॉग ln, और इसकी वजह से जो पावर है वो पहले आ जाती है और ln e आपके पास 1 होता है, तो -20x इक्वल्स टू ln दैट वैल्यू, और इसको हम सॉल्व करके x निकाल सकते हैं विच इज फाउंड टू बी 0.027। आपने देखा था कि टेम्परेचर प्रोफाइल जो थी उसमें मैक्सिमम वैल्यू 0.027 पर ही थी, और इसका मतलब है कि ये मीटर्स में है तो 2.7 सेंटीमीटर होगा। अब इसको पुट कर दें अगर टेम्परेचर निकालने के लिए, तो हम मैक्सिमम टेम्परेचर देख सकते हैं और ये मैक्सिमम टेम्परेचर 563.94 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, और ये टेम्परेचर प्रोफाइल जो बनाई थी उसमें भी इतना ही था। तो यहाँ से हम वैलिडेट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप वो जो टेम्परेचर प्रोफाइल है उसको एक दफा पुट करके देख लें इन वैल्यूज के साथ, तो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर और उसकी लोकेशन। चलें अब 2 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडक्शन की बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट में, और इसकी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं। इसके जो लोअर बॉटम है इज इंसुलेटेड। सो इंसुलेटेड का मतलब है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, और टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट साइड एट द राइट साइड दिया हुआ है विच इज 300 केल्विन, और टॉप पर टेम्परेचर प्रोफाइल है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो नॉर्मली 2D
स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के एनालिटिकल सोल्यूशन किया जाता है, उसमें साइड्स पर और बॉटम पर सेम टेम्परेचर होता है, जबकि टॉप पर एक फंक्शन दिया जाता है। पर यहाँ पर हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पूछी गई है, यानी टी की इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल है, सो इट मींस के एक्स की डायरेक्शन में और वाई की डायरेक्शन में टेम्परेचर वेरिएशन होगी। इसके अलावा सेंटर टेम्परेचर निकालना है विच इज इन द मिडल, यानी a/2 और b/2 पर निकालना है। सो यहाँ पर assumptions हमने इस्तेमाल किए हैं। एक तो कोई हीट लॉस नहीं होगा फ्रॉम इट्स सरफेस, रेडिएशन हीट लॉस नहीं हो सकता, कन्वेक्टिव हीट लॉस नहीं हो सकता, इट इज प्योरली अ कंडक्शन प्रॉब्लम। और स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब डावा टी अपॉन डावा टी इक्वल्स टू 0। और ये भी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है, कोई हीट सोर्स नहीं है, तो क्यू जी भी 0 होगा। सो सिंपली हम यहाँ पर एक इक्वेशन यूज करेंगे विच इज लेप्लास इक्वेशन, और वो भी 2 डायमेंशनल। सो लेप्लास इक्वेशन में हमारे पास ये डिफ्यूजिव टर्म्स होती हैं, डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर टी अपॉन डावा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि ना इसमें कोई एनर्जी जनरेशन है, ना इसमें कोई स्टेडी स्टेट टर्म है, ट्रांजिएंट टर्म आपने 0 कर दी है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, और बाउंड्री कंडीशंस 4 साइड्स पर निकाली जा सकती हैं। एक तो आप निकालेंगे लेफ्ट वॉल पर विच इज टेम्परेचर इक्वल्स टू 300 केल्विन, और ये निकाली जाएगी x इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद राइट वॉल पर अगर चले जाएं तो x इक्वल्स टू a होगा, एंड इट इज ऑल्सो t इक्वल्स टू 300 केल्विन। फिर बॉटम वॉल की अगर बात करते हैं तो यहां पर x वेरी कर रहा है लेकिन y 0 है, और यहां पर इंसुलेटेड वॉल है, सो q डबल डैश इक्वल्स टू 0। और टॉप वॉल में यहाँ पर x वेरी कर सकता है लेकिन y इक्वल्स टू b है। सो यहाँ पर हमें टेम्परेचर प्रोफाइल दी हुई है। हम ये भी जानते हैं कि जो इंसुलेटेड सरफेस होती है उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, इट इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 होगा, और इसमें जो आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है ये नॉर्मल टू द वॉल है, तो इसलिए y के लिहाज से ग्रेडियंट निकाला जाता है। फर्दरमोर हम टेम्परेचर प्रोफाइल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वहां पर एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो इसकी वैल्यूज 0 या 1 डायमेंशन लेस निकाल दें। लेकिन यहां पर हम कर नहीं सकते बिकॉज ऊपर एक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम फॉर द ईज इसको सिर्फ माइनस कर देंगे 300 से, तो हमारे पास जो लेफ्ट वॉल और राइट वॉल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वो 0 होगा। और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशिएट वेरिएबल कर रहा हो तो वो बराबर होंगे, डावा टी अपॉन डावा वाई इक्वल्स टू डावा थीटा अपॉन डावा वाई, या आप एक्स के लिहाज से कर लें वो बराबर होंगे, या डबल डिफरेंशिएट कर लें वो बराबर होंगे। तो लेप्लास इक्वेशन हम कन्वर्ट कर देंगे थीटा की टर्म्स में, और बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास चेंज हो जाएंगी, -300 कर दिया जाएगा सब में, तो लेफ्ट वॉल हो गया 0, राइट वॉल हो गया 0। और यहाँ पर हम जानते थे कि जो इंसुलेटेड वॉल है दैट इज नॉयमान बाउंड्री कंडीशन, और नॉयमान बाउंड्री कंडीशन में फिक्स्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है जिसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर हम हीट फ्लक्स की बात कर रहे थे वो 0 थी। और टॉप वॉल में 300 कर दिया माइनस, तो हमारे पास जो टी है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज इक्वल टू 300 साइन पाई एक्स अपॉन ए। अब लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं 2 डायमेंशनली, तो हम जब 2 डायमेंशनली इसको सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स हम ले सकते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल के। ये जो x है और y है ये टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, और ये एक फंक्शन है हमारा इस नॉर्मलाइज टेम्परेचर का थीटा का। हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें पीडीई में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में जो कि x से डिफरेंशिएट हो रही है इसमें जो y का फंक्शन है वो कांस्टेंट माना जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है उसमें x को कांस्टेंट माना जाएगा, तो हम उनको बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं, x का फंक्शन x के लिहाज से, y का फंक्शन y के लिहाज से, और ये सेकेंड ऑर्डर के हैं। सो हम यहाँ पर इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे और सेपरेट कर लेंगे x और y को,
x को लेफ्ट हैंड साइड पर रहने दें, y को राइट हैंड साइड पर रहने दें और ये हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे। तो हम ये जानते हैं कि ये दरअसल होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फंक्शन इसके अलावा मौजूद नहीं जो कि राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, या इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, जीरो है राइट हैंड साइड, तो इसको होमोजीनियस इक्वेशन कह सकते हैं। और होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सो हमारे पास अब होमोजेनियस इक्वेशंस सेपरेट हो चुकी हैं, इनके वेरिएबल सेपरेट हो गए और इसमें रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो हम इसको एक कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हमने लैम्डा स्क्वायर इसीलिए लिया है। यहां पर हम अब कह सकते हैं आइदर दिस रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और दिस रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास ये दो रेशियोज जो आए हैं इनमें ऑर्डर सेकंड है और बिल्कुल अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसकी नेचर निकालते थे, तो यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं इसका और नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ पर इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे अगर डी की वैल्यू निकालना चाहें। तो जो सेकंड ऑर्डर होता है उस पर ए होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है उस पर बी होता है और जो यहाँ पर कांस्टेंट या फिर फंक्शन के साथ लगा होता है वो हमारे पास सी होता है और उसको सॉल्व कर सकते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहाँ पर अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आए तो हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रूट है और कॉम्प्लेक्स रूट के जनरल सोल्यूशन डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आएगा, जबकि y फंक्शन इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके इसके रूट्स निकालना चाहें तो ये रियल रूट्स बनेंगे, इसमें d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसका जनरल सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल आएगा। तो ये अप्लाइड मैथ्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्यों कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, रियल रूट्स आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है और हम यहाँ पर मॉडल कैसे करते हैं। x की तरफ अब माइनस में क्यों लिखा हुआ है, y की तरफ माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर प्रोफाइल इसकी अगर देखना चाहेंगे ग्राफिकली तो हमें इसी तरह से देखी जा सकती है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो y की डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। x की डायरेक्शन में पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और अगर हम माइनस y के साथ लगाते हैं तो ये फिजिक्स गलत हो जाती है, इसलिए x के साथ ही लगाया जाएगा क्योंकि आपके ऊपर y की तरफ टॉप पर टेम्परेचर प्रोफाइल है। सो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने इक्वेशन कंसीडर की थी सेपरेट करके फंक्शंस को और यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस क्योंकि हमें अब यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं C1, C2, C3, C4 निकालने हैं। तो लेफ्ट वॉल में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर t इक्वल टू 300 था तो नॉर्मलाइज करके थीटा इक्वल टू 0 हो गया। सो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो इसमें हमारे पास जिससे C1 की वैल्यू निकाली जा सकती है एंड इट इज इक्वल टू 0। बाकी C3 और C4 जो हमारे पास है इसमें वेरिएबल्स हैं तो हम यहाँ से अभी नहीं निकाल सकते। सो हम यहाँ पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे बॉटम वॉल पर जहां पर फिक्स्ड ग्रेडियंट है एंड डावा थीटा अपॉन डावा y हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये y के फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देगा और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 0, यहाँ पर C1 भी 0 हमने फाइंड आउट किया था। सो हम यहाँ से वैल्यूज देख सकते हैं, एक तो आइदर C2 साइन लेमडा x इक्वल्स टू 0 होगा और आइदर माइनस लेमडा C3 प्लस लेमडा C4 इक्वल्स टू 0 होगा। अब C2 को 0 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ साइन लेमडा x मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं वो फैक्टर्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इसको अरेंज कर लें तो हमारे पास C3 इक्वल्स टू C4 आ जाएगा। अब राइट वॉल में जहां पर x इक्वल्स टू a है एट अ डिस्टेंस a विद x एक्सिस, थीटा इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी।
इसमें हमारे पास C1 तो 0 था, C2 साइन लेमडा ए आएगा क्योंकि इसमें x की जगह a पुट कर दिया है। अब वही बात हो गई कि सेकंड फैक्टर को हम नहीं कर सकते 0 के बराबर, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हम फर्स्ट फैक्टर को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि C3 C4 के बराबर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो C3 कॉमन लिया जा सकता है। और ये जो फैक्टर है e की पावर माइनस लेमडा y प्लस e की पावर लेमडा y, ये किसी से रिलेट करता है, हाइपरबोलिक फंक्शन बनता है cos का। और कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल इसके बराबर किया जा सकता है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में 2 आना चाहिए, तो हम इसको अरेंज कर देंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ लेमडा y। अब ये जो 2c2 c3 है इसको एक ही कांस्टेंट माना जा सकता है, और यहाँ पर जो साइन लेमडा a है ये इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। लेमडा की भी वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, तो लेमडा की वैल्यू चले फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो लेमडा a है अगर ये 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 की जा सकती है, तो हम यहाँ पर लेमडा a को 0 के बराबर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि लेमडा a पाई के बराबर हो जाए या 2 पाई के बराबर हो जाए तब भी 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ लेमडा की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं और ये वैल्यूज n पर डिपेंड करती हैं। अगर n 0 होगा तो n पाई 0 हो जाएगा, अगर n 1 होगा तो पाई हो जाएगा, अगर n 2 होगा तो 2 पाई हो जाएगा। इन सब से साइन की वैल्यू 0 आएगी। तो हमने यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया इस लेमडा जो आइगन वैल्यू है इसको लेमडा n कर दिया, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज, ये पीरियोडिक है। अब यहां पर हम अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2c2 c3 को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, cn कह देते हैं, और जो लेमडा a है इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं n पाई अपॉन a इंटू a, तो हमारे पास ये n पाई के बराबर था। इसको इस तरह से इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर लेमडा की जगह अगर वैल्यू पुट कर दें, इसको वापस इक्वेशन बनाना चाहें तो n पाई अपॉन a इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर n पाई अपॉन a इंटू वाई आ सकता है क्योंकि यहाँ तो लेमडा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक इनफिनाइट सीरीज बन सकती है। अब यहाँ इनफिनाइट सीरीज क्यों बनाएंगे आगे चल के देखते हैं, एक वैल्यू क्यों नहीं रखते। तो हम इसको वापस सब्स्टिट्यूट करके अगर देखते हैं, इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं प्रोफाइल में, जो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड टेम्परेचर प्रोफाइल है, तो इस तरह से ये आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर C1 0 है, C3 C4 के बराबर है और हमने यहाँ से इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बना दिया था, तो हमारे पास इस तरह का टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगा। अब ये टेम्परेचर प्रोफाइल में n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में लीनियराइजेशन तो नहीं है। हमारे पास जो टेम्परेचर प्रोफाइल्स बनेंगी उनमें लीनियर स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं, हमारे पास लीनियराइजेशन नहीं है, तो हम इसको सम कर देंगे। लेकिन अभी हमने बाउंड्री कंडीशन टॉप वॉल पर तो निकाली नहीं, तो हमें यहाँ से n की वैल्यू भी पता चल जाती है। तो चलें टॉप वॉल पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं जहां पर थीटा जो है वो फंक्शन है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसको बराबर कर दें n की वैल्यू पुट करके तो हम साइन पाई x अपॉन a को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी cn जो कंबाइंड कांस्टेंट था वो निकालना है, और अब हम ये जान चुके हैं कि n इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारे पास ये निकाला जा सकता है, इक्वल किया जा सकता है। तो cn हम निकाल लेंगे, इसमें कोसाइन डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड में जाके cn आ जाएगा। अब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं इसके, इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और ये इन्फिनाइट तक जाएगी, यानी हम जितना ज्यादा इसमें n की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे उतनी टर्म्स ऐड होके इस सॉल्यूशन में नॉन लीनियरिटी आती रहेगी और हम बेटर प्रोफाइल निकाल सकते हैं। लेकिन आसानी के लिए हम सिर्फ एक ही टर्म रखते हैं जिसको फर्स्ट टर्म अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, तो जो भी हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ एक टर्म भी सॉल्व कर लें तो काफी है। लेकिन बेटर अप्रोक्सीमेशन के लिए हम नंबर
इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीरीज चलाएंगे। वैसे अप टू 5 या अप टू 7 तक आप अगर टर्म्स लेते हैं तो आंसर आपका सही आ जाता है, हमारे पास एरर कम से कम होता है। तो यहाँ पर हम Cn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास अब कोई और कांस्टेंट है ही नहीं, ये हमारे पास टेम्परेचर प्रोफाइल आ गई है। लेकिन यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर पता है कि T माइनस 300 के बराबर था थीटा, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके टेम्परेचर प्रोफाइल निकाल सकते हैं। तो एक तरह से ये एक फोरियर सीरीज बन रही है, और फोरियर सीरीज बहुत सारे सॉल्यूशंस में पाई जाती है, मोस्टली हीट ट्रांसफर में इसी को पढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दे सकती है। अब देखें कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा हैं हीट ट्रांसफर में कि हम 2 डायमेंशनल में ही इतने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं, 3 डायमेंशनल की तो बात ही नहीं करते। इसमें मैंने ये डायरेक्ट किया है, वैसे तो इसका पूरा एक मेथड है जो लिटरेचर में पाया जाता है कि होमोजेनियस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है और सीरीज कैसे बनाई जाती है, लेकिन बहरहाल हमने यहीं तक रखा है। तो ये फोरियर सीरीज जो है वो इसलिए अच्छी है क्योंकि ये पीरियोडिसिटी के साथ साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को भी रखती है। सो अब यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म अप्रोक्सीमेशन करेंगे जिसमें n इक्वल्स टू 1 रखते हुए सिर्फ पहली टर्म को ही कंसीडर किया जाएगा, और इसके साथ साथ हम a को b के बराबर अगर कर दें तो ये स्क्वायर प्लेट बन जाएगी, इससे आसान हो जाएगा सॉल्व करना। और हम यहाँ पर सेंटर लाइन टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो हम इसमें हाफ ले लेंगे, a/2 हो जाएगा और b/2 हो जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट, यानी इसके इस बीचों बीच लेना है। और आसानी के लिए हम यहाँ पर a को b के बराबर अगर कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे a और b। अगर आप इसमें कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है उसमें पाई आ जाएगा एक तरफ नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ ऊपर पाई/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा साइन, तो ये तो 1 हो गया। और बाकी इनको सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 65 हियर, और 65 इसमें ऐड कर दें तो 365 केल्विन आएगी। सो इसमें एरर के चांस हो सकते हैं, इट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर और सीरीज चलाएंगे आप, n इक्वल्स टू 2 करें नेक्स्ट टर्म को, फिर n इक्वल्स टू 3 पुट करके आप ऐड करते जाएं तो आप अच्छी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं और आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आती रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक और सवाल है जिसमें टेम्परेचर मिड पॉइंट पर निकालना है और हमें यहाँ पर रेट ऑफ हीट सप्लाई निकालनी है, जिससे मेंटेन करना होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन पर। तो हमें पहले ही बता दिया कि स्टेडी स्टेट कंडीशन है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि T1, T2, T3 बराबर है, तो बॉटम, लेफ्ट और राइट वॉल में टेम्परेचर बराबर है, और सिर्फ टॉप वॉल में एक फंक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो आपके पास 2 डायमेंशनल स्टेडी स्टेट कंडक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल ही है, जिसको आपने लेक्चर में ड्राइव भी किया होगा। इसकी थिकनेस हमें दी हुई है 3 मिलीमीटर, जो हम इस्तेमाल करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्यू डॉट चाहिए। और इसमें हमें ये बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके पैरामीटर्स पता है, तो हमें लेंथ पता है इसकी 0.2 मीटर्स, के की वैल्यू भी बताई हुई है, थर्मल कंडक्टिविटी पता है। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो ट्रांजिएंट टर्म 0 हो जाएगी, और इसके अलावा कोई हीट जनरेशन नहीं है, तो सिर्फ 2 डायमेंशनल यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा टेम्परेचर प्रोफाइल पर। और हमें यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस पता है कि बॉटम, लेफ्ट, राइट वॉल पर टेम्परेचर 0 हो सकते हैं अगर उनको नॉर्मलाइज किया जाए, और नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने यहाँ पर वही सिमिलर कंडीशन अप्लाई की है कि माइनस कर दिया 20 से। वैसे हम डिवाइड भी करते हैं क्योंकि हमें डायमेंशनल लेस बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर आसानी के लिए हमने 0 बना तो दिया है तो हम सिर्फ माइनस करेंगे। और हमें यह भी पता है कि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास वही वैल्यूज आएंगी, यानी डावा स्क्वायर टी की जगह डावा स्क्वायर थीटा रखा जा सकता है। और यहाँ पर हमारे पास जो टॉप वॉल है उसका फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, माइनस कर देंगे 20 को तो 20 की टर्म निकल जाएगी। सो इसका जनरल सोल्यूशन तो हमें पता है और टेम्परेचर प्रोफाइल भी नहीं पूछी गई, तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालेंगे। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर साइन पाई एक्स अपॉन एल और साइन पाई वाई अपॉन एल डिवाइडेड बाय साइन पाई है। यहाँ पर ये जो रेशो है ये हाइपरबोलिक फंक्शन का है,
ये याद रखें। सो सेंटर पर निकालने के लिए हम यहाँ पर जानते हैं कि x और y बराबर हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर दें लेंथ के। इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास इसमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी विच इज फाउंड टू बी 4। और यहाँ पर जो सेंटर लाइन टेम्परेचर है ये हम जानते हैं कि थीटा हमने अज्यूम किया था T-20, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और T निकाल लेंगे। सो 24 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। अब हीट ट्रांसफर हमने निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो हीट ट्रांसफर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मेनली क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर प्रोफाइल ऊपर टॉप वॉल पर है। सो हम डावा T अपॉन डावा Y ले रहे हैं ग्रेडियंट यहाँ पर, और जो एरिया होगा वो इस लेंथ पर होगा T dx हमारे पास लिया जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दें 0 से L तक, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम ये ग्रेडियंट निकालेंगे तो हम टेम्परेचर प्रोफाइल जानते हैं, इस टेम्परेचर प्रोफाइल को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमारे पास जहाँ पर y है उसी को सॉल्व किया जाएगा, चूंकि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ पाई y अपॉन l है तो पाई अपॉन l बाहर आ जाएगा चेन रूल के मुताबिक और y डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो साइन है वो कॉस में तब्दील हो जाएगा और ये हम y इक्वल्स टू l अगर पुट कर दें तो l कैंसिल होके ये सिंपल एक टर्म आ जाएगी। अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये साइन पाई x अपॉन l है, इसको इंटीग्रेट करना होगा 0 टू l। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास cos आएगा और पहले हम इसमें cos 0 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 0 हो जाएगा और x की जगह l पुट करेंगे तो हमारे पास l से कैंसिल होके पाई बच जाएगा। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहले तो आपको l पुट करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है तो इसलिए मैंने टर्म्स को इधर उधर कर दिया। तो यही आप जानते हैं कि कॉस पाई जो है वो -1 है और कॉस 0 1 है, तो -1 -2 हो गया और बाहर माइनस साइन लिखा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू डॉट आ सकता है।